Dear students, welcome back. Now we are going to read one of your poems which is there in your compulsory English course of first year. So let us start from the beginning itself. Okay, the title of the poem is The Man He Killed. The Man He Killed by Thomas Hardy. Thomas Hardy is the poet. So वेरी सिंपल पोइम, बहुत ही सिंपल सी पोइम है. कुछ स्टेंजाज हैं, बहुत 4 लाइन स्टेंजाज. स्टेंजा, you know, in a poem, a group of lines is called a stanza. So let me take a pointer and let's start. Okay, so now this is the poem. The poem begins something like this. Had he and I but met. So now in your exams you will be getting comprehension questions also. So you should try to understand every word, every single line. So there will be questions so that you can answer the questions also. So first question which is usually asked is name the poem and the poet. So you have to remember the name of the poem. The name of the poem is The Man He Killed. And who is the poet? The poet is Thomas Hardy. Okay. Then let's begin the explanation line by line and stanza by stanza. So in the first stanza, in the very first line, had he and I but met. Had is a helping verb used in perfect tense. Had he and I. Had, so this is, you know, beginning with a kind of condition. एक शर्त है कि had he and I. he कौन हो गया? he मतलब वो, and मतलब और, I मतलब मैं, but met मिले होते, meet met met. had he and I but met, कि अगर वो और मैं मिले होते. So now you can understand the poet is talking about two persons है. एक तो कोई ही है, ही का मतलब कोई थर्ड पर्सन है, और एक पोएट या जो भी बोल रहा है इस पोइम में, द नरेटर और द स्पीकर, वो अपने आप है. सो देयर आर बेसिकली टू पीपल हियर. आई मीन्स द पर्सन हु इज राइटिंग दिस और हु इज टेलिंग दिस, और ही है कोई थर्ड पर्सन. तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, हैड ही एंड आई बट मेट. वो बाद में पता चलेगा कौन है. बाई सम ओल्ड एंशिएंट इन. हैड ही एंड आई बट मेट बाई सम ओल्ड एंशिएंट इन. अगर वो और मैं मिले होते. बाई सम किसी पुराने, ओल्ड मतलब पुराना, एंशिएंट again this is a repetition of the same thing, you know, this is for emphasis. okay, तो old ancient inn, किसी पुरानी जहाँ पे खाने पीने की जगह, inn means hotel. okay, अगर वहाँ पे मिले होते हैं by some old ancient inn, we should have sat us down to wet right many a nipperkin. अब पहले में उसने एक क्वेश्चन किया, एक सपोजिशन, और यू कैन से एक चाहत है उसकी. अगर वो और हम, वो और मैं मिले होते किसी पुराने किसी ढाबे पे या किसी होटल में, वी शुड हैव सैट अस डाउन. शुड हैव, तो हम बैठते टू वेट, और गला जो है वो गीला करते, मीन्स टू वेट मीन्स ड्रिंक समथिंग, टू ड्रिंक समथिंग. कहता है कि अगर हम किसी पुराने किसी ढाबे में, किसी होटल में मिले होते तो हम साथ में बैठते और कुछ पीते. क्या पीते? राइट मैनी अ निपरकिन. निपरकिन, यू नो, इज अ मेजर ऑफ लिकर, वाइन, जो शराब है उसका जो मेजरमेंट है वो निपरकिन. that is a half of pint or small amount of wine or liquor. वो विस्की भी हो सकती है, रम भी हो सकती है, बियर भी हो सकती है, right? So you know, this is because the poet is
an European. Okay, Thomas Hardy is a Scottish poet. So in their country, drinking is a common thing. They greet each other with this liquor, uh, right? So this is the cultural context. इसमें आप ये ना सोचें कि भाई वो भी बैठ के पी रहे हैं तो हम भी अब 18-19 साल के हो गए और हम भी पिताजी के पैसे लेके ठेके पे जाके पीने लगे. नो, दिस इज, यू शुड नॉट ड्रॉ थिंग्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. ये कॉन्टेक्स्ट है यूरोपियन कल्चर, ये कॉन्टेक्स्ट है खासकर स्कॉटिश या जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा ही माहौल है, इस तरह के यू कैन से ट्रेडिशंस हैं. तो देयर सोसाइटी इज़ डिफरेंट एंड आवर्स इज़ डिफरेंट. हमारे यहाँ कोई आता है तो सुबह सुबह हम ये नहीं बोलते उसको कि भाई आओ यार 2-2 पैग लगाते हैं. नो, आप क्या पूछते हैं? जो भी मेहमान आता है उनसे पूछते हैं कि जी चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे, या बिना पूछे ही बना देते हैं लो जी चाय. सो दिस इज़, यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे, राइट? तो उनका ये तरीका है, हमारा ये तरीका है. तो हमें उनकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है और उनको हमारी तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कल्चर्स आर डिफरेंट, कस्टम्स आर डिफरेंट, कॉन्टेक्स्ट आर डिफरेंट. So please don't misinterpret the things, right? So this is your first stanza. I hope you understood. Had he and I but met. एक विश है उसकी, पोइट की, लिखने वाले की, कि वो और मैं, वो कौन है, वी विल कम टू नो. अभी आंसर नहीं मिला हमको वो कौन है, लेकिन अगर वो कहता है वो और मैं मिलते कहीं पुरानी जगह पे, पुराने ढाबे पे, पुराने होटल पे, तो क्या करते? वी शुड हैव सेट अस डाउन, कि हम बैठते और पीते साथ में, काफ़ी मतलब लगाते आपस में. वी शुड हैव ड्रैंक फ्यू few shots or few pegs of this wine or whiskey, whatever. तो कहने का मतलब we should have we should have enjoyed ourselves. This is their way to enjoy. ये उनका तरीका है एंजॉय करने का, साथ बैठ के वो पीते खाते हैं. यही है एंजॉयमेंट का तरीका, यही होता है सब जगह ऑलमोस्ट. सो कहता है कि हमारे आपस में बैठते हैं, हम बातें चित करते हैं एंड कुछ खाते पीते काफ़ी देर तक, राइट? सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा. आई होप यू अंडरस्टूड इट. द राइटर और द पोएट इज एक्सप्रेसिंग अ विश कि वो और मैं, ही एंड आई. हु इज़ ही, यू डोंट नो राइट नाउ. आई तो समझ आ गया, आई तो लिखने वाला, कि हम मिलते तो बैठ के हम एंजॉय करते, कहने का मतलब. बट नाउ लेट अस गो टू द सेकेंड स्टेंजा. बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. क्यों नहीं हुआ? बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री, क्योंकि हम जो थे वो खड़े थे. ओके, as infantry. Infantry, this is the division of the army which which fights the battle on the field. जो आर्मी का डिवीजन होता है, ओके, उसमें there are different different kinds of you can call them forces fighting. कि कोई टैंक रेजिमेंट होती है, कोई आर्टिलरी वाला होता है, कोई एयर डिफेंस का होता है. तो लास्ट में जो ऑन द बॉर्डर जो लड़ाई लड़ते हैं ऑन द बॉर्डर विद द बुलेट्स एंड गन्स, उसको बोलते हैं इन्फेंट्री. जो पैदल सेना होती है उसको इन्फेंट्री बोलते. But ranged as infantry, that means they were standing as infantry soldiers. And they were, but ranged as infantry, that means they were positioned. They were positioned as infantry soldiers. Infantry soldiers means soldiers who are guarding at the border with the machine guns or guns, automatic weapons in their hands. And they are actually stationed at the border. एंड स्टेयरिंग फेस टू फेस. स्टेयर होता है घूरना, एक दूसरे को मतलब आमने सामने
घूर रहे थे, देख रहे थे, बट आई शॉट एट हिम एंड ही एट मी एज ही एट मी। और अब घूर रहे थे तो मतलब हेलो बोलने के लिए तो नहीं थे, वो बॉर्डर पे तो ऐसे ही होता है जब व्हेन द वॉर स्टार्ट्स, सो यू डोंट से हाय और हेलो हाउ आर यू टू द एनिमी सोल्जर। देयर द गेम इज either to shoot or to get shot। या गोली आप मार दो सामने वाले को या सामने वाला आपको मार देगा। That is the rule of the game, right? So they were ranged, they were uh, positioned as infantry soldiers across the border, and they cannot even wink their eyes the moment the very next moment a bullet will come and pierce through your head. Okay, so they were very alert, staring matlab they were standing alert, and they were watching every moment of the enemy, face to face, amne samne. I shot at him, that means the writer, the person who is writing this, as he at me। तो कहता है कि उसने भी गोली चलाई और मैंने भी उस पर गोली चलाई, and killed him in his place। और उसको वहीं पे ढेर कर दिया। killed him in his place मतलब वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब क्या हुआ? both of them they shot because they were standing as enemy soldiers, and they have orders to shoot the enemy, and as per that those orders they shot at each other। Luckily the person who is writing this is alive because his bullet was the first one to hit the enemy soldier। तो इस तरह से क्या हुआ, इसने गोली चलाई, उसने चलाई, लेकिन इसकी उसको लग गई, वो मर गया और ये अभी जिंदा है, right? So these are the first two stanzas। I hope they are very clear to you now। Now you get the answer of who is he। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे फर्स्ट स्टेंजा में, हु इज ही, तो अब आपके पास आंसर है, ही इज द एनिमी सोल्जर। उसका कोई नाम नहीं है, वो सोल्जर है, उसने वर्दी पहनी हुई है, दुश्मन की तरफ से बॉर्डर के उस पार है, तो चाहे उसका नाम पता कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ऑर्डर है कि बॉर्डर के उस पार वाला तुम्हारा दुश्मन है, गोली मारो या गोली खाओ। दैट इज़ द रूल ऑफ द गेम, राइट? सो I hope you understood the first two stanzas। Now let's go to the third one। I shot him dead because। अब कहता है कि मैंने उसको क्यों मार दिया। I shot him dead because, रीज़न दे रहा है आगे, because he was my foe। foe का मतलब होता है enemy। foe का मतलब enemy, okay? foe का मतलब enemy, right? तो he was my foe। फो का मतलब एनिमी, एनिमी मतलब दुश्मन। कहता है कि मैंने उसको क्यों मारा क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। ही वॉज माई फो। जस्ट सो, बिल्कुल ऐसा ही था। माई फो, मेरा दुश्मन था। ऑफ कोर्स ही वॉज, इसमें कोई शक नहीं है कि वो मेरा दुश्मन था। So now he is trying to justify the act of killing the enemy soldier। वो जस्टिफाई कर रहा है, भाई क्यों मारा मैंने उसको। कहता है कि मैंने मारा क्योंकि वो मेरा दुश्मन था। दुश्मन था, बिल्कुल ऐसा ही था, और बिल्कुल ये सही है। दैट्स क्लियर इनफ ऑल्दो, कि बिल्कुल साफ है कि वो मेरा दुश्मन था, ऑल्दो, यद्यपि। सो नाउ he is raising a question within a question। Now you will come to know why he is saying this again and again, कि वो मेरा दुश्मन था, मुझे पता है और बिल्कुल क्लियर है, right? Why he is repeating this? This is called repetition, right? To emphasize this fact कि भाई मैंने उसको मारा क्यों मारा, क्योंकि मेरा दुश्मन था और मुझे ये बिल्कुल क्लियर है कैसे मेरा दुश्मन था। अब now we'll go to the next stanza। Now here we are left with a question। यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि when the poet did not know him, still he killed him because he is quite sure, और उसको श्योरिटी भी है, is quite sure that he was the enemy।
कैसे? Because of that mentality of warmongers, those who justify this inhuman act of killing others in the name of war. So his commanders, the political leaders who had ordered the war, they had made it very clear that anyone whosoever was there at the other side of the border was of course their enemy, and they were supposed to shoot and kill the enemy, right? So that is why he's repeating this. He was my foe, of course, that's clear enough, although, right? Now is coming to another viewpoint of, that is, he thought he would list perhaps offhand, like just as I was out of work, had sold his traps, no other reason why. Now he goes into the past. Before joining the military, or before joining the infantry, or before joining as a soldier, what was the reason that he joined as a soldier? क्यों वो भर्ती हुआ, कहने का मतलब, राइट? क्या रीज़न था कि वो वहाँ पे फौज में जाके भर्ती हो गया, राइट? He thought he would list. List means enlist. Enlist होता है भर्ती होना, भर्ती होना, भर्ती होना, enlist. कहता है कि क्यों जाके भर्ती हो गया हो. अब he is just thinking about the reasons. He is listing out those reasons why that person could have joined the military or army, right? क्यों वो भर्ती हुआ, enlist. Why he listed or he enlisted for the army? क्यों गया वो? Okay. Why he enrolled for the army? क्यों गया वो भर्ती होने? He thought he would list. उसने सोचा होगा कि वो जाएगा, भर्ती हो जाएगा, परहैप्स शायद ऑफ हैंड, मतलब बिना सोचे समझे, लापरवाह तरीके से, मतलब बिना सोचे समझे. जैसे मान लो भर्ती हो रही है, आपके यहाँ रैली चली हुई है, आपके दोस्त भी जा रहे हैं, तो आप भी वहाँ चले गए और आप भर्ती हो गए, चले गए फौज के अंदर. तो कहता है ये कारण हो सकता है, दिस मे बी वन ऑफ द रीजंस दैट he just joined the army offhand. Offhand means without any thought or without any purpose or just like that. ऐसे ही, मतलब बेपरवाह लापरवाह तरीके हो रही थी तो खड़े हो गए और भर्ती हो गए, चले गए, right? This may be the reason why he joined, just as I. या हो सकता है like just as I, कि जैसा मैं, I was out of work, कि मेरे पास कोई काम नहीं था, कहने का मतलब मैं बेकार था, राइट? तो एक रीज़न पहले वाला उसने बताया कि he thought he would list. उसने सोचा कि वो जाके भर्ती हो जाएगा. लिस्ट मतलब एनलिस्ट, टू ज्वाइन और टू एनरोल फॉर द आर्मी, शायद. ऑफ हैंड मतलब बिना सोचे समझे. जैसे मैंने बताया आपको कि रैली हो रही है, रैली में आप भी चले गए, आपके दोस्त जा रहे थे इसलिए आप हो गए भर्ती, चले गए फौज में, तो वो एक रीज़न हो सकता है, बिना सोचे समझे वो घुस गया. दूसरा ये हो सकता है जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क, कि जैसे मैं था बेकार, मतलब आई हैड नो जॉब एंड आई वॉज फीलिंग द प्रेशर ऑफ फीलिंग द फाइनेंशियल प्रेशर, कि मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए और मुझे नौकरी चाहिए थी, पैसे कमाने थे अपना जीवन चलाने के लिए. हैड सोल्ड हिज ट्रैप्स, कि जैसे मैं भी बेकार था किसी समय, मतलब वहाँ जाने से पहले मैं भी बेकार था, तो मैंने सोचा जॉब मिल गई, और हैड सोल्ड हिज ट्रैप्स. सोल्ड हिज ट्रैप्स मीन्स हैड नो मनी, राइट? सोल्ड हिज ट्रैप्स, ओके. कोई पैसा नहीं था, राइट? सोल्ड हिज ट्रैप्स. His straps means stuff and belonging. Stuffs, traps होते हैं जो आपका stuffs होता है, जो आपके पास सामान होता है, उसको बेच बाच के आप गुजारा कर रहे थे. कहने का मतलब you are in financial hardship. तो आपने क्या किया, वो चले गए, वो ज्वाइन कर लिया, तो पैसा मिल जाएगा, तो जीवन चल पड़ेगा. No other reason why.
और कहता है कि और कोई कारण नहीं था. So he has given us two reasons why he or why the poet thinks that the enemy soldier would have joined, or why he joined the army. So first he talks about the enemy soldier. He thought he would list perhaps. यहाँ he कौन है? वो enemy soldier. उसने सोचा होगा कि चलो ऐसे ही लापरवाह तरीके से जाके भर्ती हो गया होगा और पहुंच गया होगा फौज में. जस्ट, और दूसरा हो सकता है जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क, के या ये भी हो सकता है कि जैसे मैं था बेकार और मतलब गुजारा नहीं हो रहा था. सोल्ड इट ट्रैप्स मीन्स I'd sold my what do you call stuffs and belongings to make a living. मतलब हार्डशिप थी, फाइनेंशियल हार्डशिप थी. तो यही दो रीज़न हो सकते हैं कहता है. नो अदर रीज़न वाई. Now why is emphasizing only these two reasons? Because he wants you to understand that it was not for killing someone that either of these soldiers had joined the army or the military. कहते हैं कि हमारी भी रिक्वायरमेंट, जो आम आदमी एक क्लर्क बनता है, एक टीचर बनता है, तो एक तो जॉब के लिए जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, पैसा आने लगता है, आपकी कमाई होती है, जीवन चल पड़ता है. दूसरा हो सकता है भी ऐसे ही बिना सोचे समझे एग्ज़ाम भर दिया, पास हो गए और वहाँ पहुँच गए, राइट. तो यही दो रीज़न हो सकते हैं. बाकी ये नहीं है कि देयर इज़ अ सोल्जर एंड ही हैज़ अ विश दैट ही वांट्स टू किल समवन ऑन द बैटलफील्ड, कि किसी को मारने के लिए आप वहाँ नहीं भर्ती हो. ये कहने का मतलब है इसका, राइट. दैट इज़ व्हाई ही इज़ गिविंग यू द रीजंस. There are, according to him, there may be a reason that offhand or without any thought they walked into this kind of job. Or second thing is they were really facing some financial hardships, or they didn't have any other work to do, so they enlisted for the army. No other reason why. No other reason why is very important, because he wants to emphasize that ये नहीं है कि कोई सोल्जर इसलिए बनता है कि उसको जाके बॉर्डर पे 4-5 लोगों को मारना है. नॉट फॉर दिस रीजन. कोई भी सोल्जर इसलिए नहीं भर्ती हो, बट दे आर कंपेल्ड टू किल इन द नेम ऑफ वॉर, राइट. इन द नेम ऑफ वॉर. क्योंकि जैसा एज आई टोल्ड यू अर्लियर, if they are standing at the border, then same orders are given to the other side also, other side soldiers also, that you shoot. Otherwise what will happen? The other person will shoot you. So ये तो सीधा सा हिसाब है भाई, गोली खाओ या गोली खिलाओ. अगर आपने मिस किया तो वो हिट मार जाएगा, आपने हिट किया तो वो. So this is now this is not the thinking of the soldiers who are standing and doing their duty because they are ordered to do so. ये उनका ऑर्डर नहीं है. They have to follow the orders, the commands of their superiors and the political leaders. So ये मतलब है ये बताने का कि क्यों आए फौज. किसी को मारने का शौक था, गोली मार के इंसान को मारने का, ऐसा कोई रीज़न नहीं. It is only because of that the hypocrisy or the uselessness of war that we'll come to in the next stanza. यहाँ पे वो clearly बोलता है अब, yes, quaint and curious war is. वो कहता है कि ये जो युद्ध होता है, this war is very quaint and curious. Quaint होता है strange and curious होता है something which is interesting. Interesting. Why is calling it quaint and curious? Because he doesn't find any logic behind war. He finds war as the most useless thing on this earth. So he is talking about the uselessness of war. इसलिए वो कहता है कि जो war है बहुत ही quaint and curious है, right? Interesting and strange. कैसे है? You shoot a fellow down. कि आप एक इंसान को मार देते हो, गोली मार देते हो. You shoot a fellow down. Fellow मतलब इंसान, उसको मार देते हो. You would
treat if met where any bar is or help to half a crown. क्या आप किसी इंसान को बिल्कुल बिना सोचे समझे इसलिए गोली मार देते हो क्योंकि वो ही स्टैंडिंग एट द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर, और ही इज योर एनिमी, and because he wears another type of uniform, so that is why you shoot him down. और कोई रीजन नहीं है भाई. You would treat if met. आप उसको उसकी सेवा पानी करेंगे अगर आप मिलें. Where any bar is, जहाँ पे खाने पीने की जगह हो. Bar, you understand, bar is where liquor is served. ठीक है कि अगर वही इंसान आपको बॉर्डर की बजाय किसी जगह और जगह पे मिले, जैसे कहीं बार है, खाने पीने की जगह है जैसे बार है, तो वहां पे क्या करेंगे? यू विल सिट टुगेदर एंड हैव सम ड्रिंक्स एंड एंजॉय, और हेल्प टू हाफ ए क्राउन. या आपके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है, हाफ ए क्राउन मीन्स मनी, यू विल हेल्प द अदर पर्सन विद दैट मनी. दैट मीन्स देयर विल बी कैमरेडरी, देयर विल बी फ्रेंडशिप between you and the other person, because there is no reason on this earth that why you should kill or shoot someone, because without any reason. So this is how he exposes the hypocrisy or the uselessness of the war, when he brings out this point that the war turns human beings into demons, into shooting machines, into killing machines, because they are standing at two different sides of the border, and they have orders from the top to shoot the enemy soldier. Without a single thought, they shoot and kill such people or such soldiers who otherwise would have been their friends had they met somewhere else. Somewhere else means outside this war scenario. अगर कोई किसी जगह पे मिलता तो आराम से बैठ के साथ में खाते पीते मज़े करते और एक दूसरे की मदद भी करते, जो पैसे की ज़रूरत है तो पैसा भी दे देते. दैट मीन्स यू वांट टू शो दैट देयर इज़ नो रीज़न फॉर एनमिटी between the two. Both are human beings, both have same kind of feelings, passions, and they are just human beings made of flesh and blood like you and me. So you can think it in this way, okay, जो soldiers were standing at the border, it is because of that war hypocrisy or the war ideology that makes them shoot and kill the enemy soldier. Because as I told you, the rule of this war is either you shoot or get shot. So you don't have a second thought. आप या तो गोली खाओ या गोली आपको लग जाएगी, right? So why this happens? Because of war, because of the war mongers. You even today, this world is struggling with war. There are different conflicts and even wars going on across different parts of the world. और इसमें क्या होता है? इसमें the human beings, they lose their humanity and they become killers. With the automatic weapons, they can shoot down hundreds of people, and likewise many are wounded. So this poet, he is an anti-war poet, and you must have understood this is an anti-war poem, और इसको pacifist भी बोलते हैं. So I hope you understood the entire summary. Just quickly I'll recap. I'll just go through the entire poem once more. Had he and I but met, he and I, वो और मैं, वो कौन है? उसका आंसर हमको दूसरे में मिल गया. He is the enemy soldier. I कौन है? जो सोल्जर जो ये बता रहा है, जिसने ये लिखी है. I but met, कि हम दोनों अगर मिले होते by some old ancient inn, किसी पुरानी होटल में या जगह जहाँ खाने पीने की जगह हो. We should have sat us down to bed, right, many an epoch, कि हम बैठते साथ में पीते खाते. We could have taken some drinks. Okay, इसका मतलब क्या है? There is no enmity between the two.
कि वो भी इंसान मैं भी इंसान, दोनों मिलके आपस में बैठ के कुछ खाते पीते मजा करते. बट रेंज्ड एज इन्फेंट्री. बट व्हाट हैज चेंज्ड? The thing which has changed between these two people is because they are wearing the uniforms of two different countries, and they are standing at the border, and it is as per the war policy, the person who is at the other side of the border is the enemy, and the rule of the game is shoot or get shot. But ranged as infantry, but they were standing, they were positioned as infantry soldiers of two different armies which were fighting with each other and staring face to face, and they were, quite closely. There was some kind of close fight. I shot at him and he at me. So this is the rule of the game. Either you shoot or you will be shot, and killed him in his place. So fortunately, what happens? The writer who is, that's why he's writing this, because he's alive, and unfortunately, the other soldier gets killed, right, in this shootout. I shot him dead because he was my foe. Now he's coming back. He's justifying his killing. He says that I shot him dead. कि मैंने उसको मार दिया because he was my foe. मेरा दुश्मन था. Just so, ऐसा ही था. My foe because he was. Of course he was. So now he's trying to justify the killing. He says that yes, he was my enemy. Now who has told him that he is your enemy? The war policy, or the politician or the leaders who have taken the decision to go to war, right? Then he thought he would list perhaps offhand just. Now he is going into the reason why both of them could have joined this army, or why they had become soldiers. So there are two reasons he brings out. First is, okay, without any thinking, just offhand, there was nothing to do, so they walked in and they were selected, and that's how they enrolled for the army. And second is that they were facing financial hardships, and just to support themselves or their families financially, they went to the army. No other reason why is very important. He says that there is no other reason. That means it was not with the purpose or with the intention or with the wish to kill someone, right, or to shoot some human beings, that a soldier joins the military or army, right? कि इसलिए नहीं करते कि वो गोली चलानी है, मारना है इंसान को किसी. Yes, quaint and curious war is. So he calls war as a very strange and very, useless thing. You shoot a fellow down. कि आप इसलिए एक इंसान को मार देते हो because he belongs to the other side. You would treat if met where any bar is. और वही इंसान अगर आपको आम जिंदगी में मिलता तो क्या करते आप? उसके साथ बैठते, खाते पीते, और हो सकता है थोड़े बहुत पैसे से उसकी मदद भी कर देते. So this is the entire poem in pictures, because the pictures, they make a lasting impact on your memory and understanding. But ranged as infantry, this is the war scenario, how the infantry that fights on the border, right, they are the ones who actually fight with the weapons, and they actually shoot and kill. So ranged as infantry. So similarly from this side and that side also, there will be soldiers who will be standing or positioned at the border. So it was a close combat, staring face to face. I shot at him and he at me. So this is the rule of the war, or rule of the game. There is shooting going on. So if you shoot, or you will be shot. Then I shot at him and he at me. Both the soldiers shot at each other. Fortunately, this one, the soldier who is narrating all this, he survived. He escaped, and the other soldier, died. He was killed in his place. And this is just the opposite of that situation. Had he and I but met by some old ancient inn. कहता है कि वही अगर वहाँ से हट के आप इस सिचुएशन में आ जाते हैं. ओके, एक ये सिचुएशन है जहाँ पे दे आर रेडी टू शूट एंड किल ईच अदर, और एक दूसरी ये where they meet in the outside world, where they could have sit together, had some sips of tea, or here he's talking about some wine or liquor, right?
तो कहता है कि बैठते हैं हम, बातचीत करते हैं एक दूसरे से. देर दैट मीन्स he wants to bring home the point that basically all humans like love, care, friendship. No one likes bullets, wounds, and death, because human life is supposed to be good and happy, and that is the difference. And what has caused this difference is basically this scenario, the scene, the scenario which is created in the war by the warmongers, the leaders, or fanatics uh, who engage in such acts just to satisfy their ego. They create such kind of situations where human beings are killed, wounded, and otherwise, nature has created everything with a purpose to be happy and enjoy our existence. So this is nipperkin. Nipperkin एक word आया था. Nipperkin का मतलब है एक small measure of wine or liquor. ये लगभग 1/3 of a pint or less than half a pint. जो wine liquor होता है उसका measure होता है, तो half a pint से भी कम. And इसको 1/8 of a pint of beer or any other liquor. You can understand it here. यहाँ पे अलग अलग sizes है, जैसे निपरकिन को स्मॉल फॉर्म में निप भी बोलते हैं. उसके बाद उससे बड़ा बेबी है, फिर रेगुलर है, फिर टॉल है, राइट. सो दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, दैट वी वुड हैव वी जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट वी वुड हैव एंजॉयड फ्रीली without any inhibitions, right? So let's quickly go through the summary of this poem. Summary, I hope you have understood most of it, but still you should learn the summary also. So the man he killed is an anti-war poem. ये पहला सेंटेंस आपने लिखना है जब भी आप इसकी समरी लिखेंगे या कुछ भी इसके बारे में लिखने को आएगा. पहला सेंटेंस यही लिखना है आपने, the poem is an anti-war poem. और आप ये भी लिख सकते हो, poet is a pacifist. Pacifist means someone who believes in peace. Thomas Hardy expresses his pacifist. Again आ गया वो pacifist. Pacifist मतलब peace से बना हुआ है, peace से pacify, pacify से pacifist. मतलब जो आदमी शांतिवादी हो उसको बोलते हैं pacifist. And views through his poem. This poem was written in the background of the Boer War. There was a war, Boer War in Scotland, and the poet exposes the hypocrisy and false glory of war through this poem. कि वो पोएम जो है, पोएट जो है, वो वॉर की जो हिपोक्रेसी है, पाखंड जिसको कहते हैं, और फॉल्स ग्लोरी जिसको बहुत से लोग बहुत शानदार तरीके से पेश करते हैं, उसको वो एक्सपोज करना चाहता है. द पोएम बिगिंस विद अ सिंपल विश दैट इफ द नरेटर मीन्स द पर्सन हु इज नरेटिंग दिस, तो जो बता रहा है कहानी, had met the other soldier in daily routine life, he would have offered him few drinks out of courtesy. कि अगर वो आम जिंदगी में मिलता तो उसको बैठ के वो कर्टसी जैसा होता है, हम बोलते हैं आओ जी चाय पियो, वैसे ही वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ में खासकर स्कॉटलैंड की तो बहुत फेमस है स्कॉटिश विस्की एंड ऑल. सो उन लोगों का एक दूसरे को ग्रीट करने का या ट्रीट करने का तरीका वही है, राइट. सो दे वुड हैव एंजॉयड ईच अदर्स कंपनी in some old inn, right? But both of them belong to the armies of two enemy nations. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो अलग अलग आर्मी के थे. They were in the battlefield. और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वो युद्ध के मैदान में थे. Each one wanted to kill the other in order to win the war. क्योंकि you cannot win the war, both cannot win the war. So in order to win the war, you have to defeat the other side. And other side will be defeated only when their soldiers die. तो ये rule of the war है, ठीक है. Both shot at each other, but fortunately the narrator soldier hits the target first and the enemy soldier is killed on the spot, right? And the narrator then explains the reason as to why they might have joined the army. फिर वो next stanza में जैसा मैंने आपको बताया, the reason is simple and clear. It was either because they needed a job, या तो उनको जॉब चाहिए थी अपना जीवन चलाने के लिए, टू अर्न देयर लिविंग, और डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, और कुछ था नहीं करने के लिए, तो ज्वाइन विदाउट एनी सीरियस थिंकिंग, बिना सोचे, मतलब ज़्यादा सोच समझ के चले गए भाई, जब हो गया चले गए. वट एवर मेड बी द रीज़न,
लेकिन कहता है कि कोई भी रीज़न हो, लेकिन ये रीज़न तो नहीं था कि वो किसी को मारना चाहते थे, बट श्योरली इट वॉज नॉट टू किल सम अननोन पर्सन इन द बैटलफील्ड, राइट। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो जाके उनका शौक था कि भाई इंसान को गोली मारनी। द पोइट ब्रिंग्स आउट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर इन द लास्ट स्टेंजा। आखिरी स्टेंजा में वो जो निरर्थकता, फ्यूटिलिटी, यूजलेसनेस, मीनिंगलेसनेस ऑफ वॉर, वो लास्ट स्टेंजा में आती है। वॉर को कहता है क्वेंट एंड क्यूरियस, कहता है कि ऐसी स्ट्रेंज चीज़ है विच टर्न्स पीपल द सोन एनिमीज, रेडी टू टेक ईच अदर्स लाइफ विदाउट एनी पर्सनल एनमिटी और रीज़न। कि वॉर जो है इतनी अनोखी है, इतनी अद्भुत है, इतनी यूजलेस है कि इंसान को इंसान का दुश्मन बना देती है। एंड द वॉर टर्न्स ह्यूमन बींग्स इनटू डेमन्स, और इंसान को शैतान बना देती है। The bloodthirsty demons who shoot the other fellows down just because they are from two different nations at war. Right? Both the soldiers do not know each other and have no logical reason to take the life of the other soldier. कि जैसे आम जिंदगी में हमारी किसी से लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ रीज़न होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। द ओनली रीज़न इज़ द वॉर, policy. The same fellows would have behaved well and even helped each other with money like good friends in normal day-to-day life, right? So this is the summary of this poem, and the theme you can note down is that this poem brings out the futility and uselessness of war, right? So I hope you will go through the entire summary and you will enjoy your learning. Okay.